चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सौरभ नामदेव आधार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए एमपीपीएससी मेंस में बायोलॉजी के सेगमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन का लेवल जो है निश्चित रूप में आप लोग काफी फेमिलियर हो चुके होंगे। लिखना क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, इन चीजों की ओर निश्चित रूप में आपने सोचना जरूर शुरू कर दिया होगा। लेकिन कई लोगों की यदि कलम नहीं चल रही है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जैसे जैसे सेशन गुजरते चले जाएंगे निश्चित रूप में अपने आप एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता चला जाएगा और आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो बहरहाल, इन्हीं बातचीतों के साथ में आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिका। तो हमारे जो सेगमेंट बायोलॉजी में निश्चित रूप में जो ये चैप्टर है कोशिका, इसमें हमको कोशिका के बारे में बेसिक पढ़ना है। और कोई भी कोशिका, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, मतलब कोई भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका, जिन जिन कोशिकांगों से अर्थात सेल ऑर्गन से मिलकर बनती है, उनके बारे में इस चैप्टर में हमको समरी बतानी है। शुरुआत हमेशा की तरह मैं बिल्कुल समय नहीं गवा रहा आपका, मुद्दे की चीज से शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले 3 मार्कर के क्वेश्चन के साथ में। और पहला जो 3 मार्कर का क्वेश्चन है कि जो हमारा चैप्टर है, जी हाँ कोशिका, ये वास्तविकता में होती क्या है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि वास्तविकता में बायोलॉजी में जो हमेशा पहला टॉपिक होता है कोशिका, ये है क्या। तो यदि आपको कोशिका के बारे में समझना है बेटा जी, तो आपने समझना होगा कोशिका सिद्धांत के बारे में। ये कोशिका सिद्धांत एक ऑलरेडी मींस 3 मार्कर क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत, जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, ये एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट ने दी थी, जिनको हम कहते हैं स्लेडन और स्वान। मतलब स्लेडन और स्वान नामक 2 साइंटिस्ट हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, ये स्लेडन और ये स्वान, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। और इसी कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में, वो सभी या तो एक कोशिका से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप, मैं और हम सब, मतलब निश्चित रूप में जीव जंतुओं की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में हम आते हैं। तो हम और हमारे जैसे और भी जो दूसरे जीव जंतु हैं, चूंकि हम सजीव हैं, इसी तरह से पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेसी बोस ने कहा था, जिन्होंने कैस्कोग्राफ यंत्र बनाया था। तो इस दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर जरूर बनते हैं। और एक कैटेगरी होती है सजीवों में जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव भी यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो निश्चित रूप में वो भी कोशिका से मिलकर जरूर बने होंगे। जैसे अमीबा, अमीबा भी दरअसल में एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का सजीव है, भले ही वो एक कोशिका से क्यों ना मिलकर बना हो। तो इस दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं वो सभी जिस चीज के जरिए मिलकर बनते हैं उसे ही कोशिका कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्लेडन और स्वान बता रहे हैं अपने कोशिका सिद्धांत में। आगे चल के कोशिका सिद्धांत में स्लेडन और स्वान ये भी बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लाइफ पाई जाती है। तो मानव जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो कोशिका ही कहलाती है। और इस तरह से हमारे शरीर की जो एकलक इकाई है, ये सिंगल यूनिट है, वो कोशिका कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, लगभग लगभग 5000 अरब या 5 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारा जो शरीर है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब इसके बाद यदि हम चलते हैं आगे की ओर, तो निश्चित रूप में जिस वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं अर्थात कोशिका, चलिए जरा से जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो कोशिका की खोज का यदि आप वाकया जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप में आपको चलना होगा एक किताब की ओर। और ये किताब हमको ब्रिटेन में रखी हुई मिलेगी। बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया वो फर्स्ट बुक है जिसमें सबसे पहले सेल की रिसर्च और सेल की डिस्कवरी की एनालिसिस हमको मिलती है। और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सेल की खोज करी थी, उनका पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, वो दरअसल में एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट ब्राउन नहीं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक खोजा था। तो रॉबर्ट हुक दरअसल में वो जीव विज्ञानी हैं ब्रिटेन के, जिन्होंने दरअसल में कोशिका की खोज की थी। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां ये बताने वाला हूं कि सबसे पहली जो कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, लेकिन सबसे पहली जो सेल थी वो डेड सेल डिस्कवर की थी, मृत कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क दरअसल में प्लांट का डेड पार्ट होता है, और कॉर्क नामक प्लांट के मृत भाग में सबसे पहले कोशिका का दर्शन किया था रॉबर्ट हुक ने, और अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इस बात को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था। तो इसलिए माइक्रोग्राफिया जो है इसको कोशिका विज्ञान की किताब कहते हैं, और सबसे पहले सेल की रिसर्च और सेल की डिस्कवरी इसी बुक में समराइज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता या साइटोलॉजी का फादर भी कहते हैं। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि इस दुनिया की सबसे पहली कोशिका डेड सेल थी, तो इस दुनिया की सबसे पहली जीवित कोशिका कौन थी और कौन है उसके खोजकर्ता या डिस्कवरर, तो आपने निश्चित रूप में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम जरूर सुना होगा, जो ब्रिटेन से ताल्लुकात रखते हैं। जी हां, ब्रिटेन से ताल्लुकात, माफी चाहता हूं, हॉलैंड से ताल्लुकात रखने वाले जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, उन्होंने ही दांतों के प्लग में, जिसे हिंदी में कहते हैं खुरचन में, सबसे पहले बैक्टीरिया, जो कि सबसे पहली लिविंग सेल थी, सबसे पहली सजीव कोशिका थी, उसकी खोज करी थी। मछली में आरबीसी खोजा था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बोलने वाला हूं, मेल में टेस्टीज होते हैं, और टेस्टीज मतलब वृषण में नर युग्मक या मेल गैमीट, स्पर्म, जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, उसकी खोज करी थी। महिलाओं में अंडाशय होते हैं, अंडाशय के अंदर अंडाणु पाया जाता है, और अंडाणु जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का इसको दर्जा प्राप्त है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली जीवित कोशिका जो है उसे हम जीवाणु कहते हैं, फिर आरबीसी भी जीवित कोशिका है, अंडाणु भी जीवित कोशिका है, और शुक्राणु भी जीवित कोशिका है। तो इन चारों लिविंग सेल की डिस्कवरी हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की थी, तो नो डाउट फर्स्ट सेल जो डिस्कवर की गई थी वो डेड सेल थी, और जिसने डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक है। और निश्चित रूप में जो पर्सन पहली लिविंग सेल को डिस्कवर किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इसके बाद यदि हम चलते हैं आगे की ओर, तो वही क्वेश्चन जिससे हमको कोशिका के बारे में बहुत कुछ जानने को समझने को मिलता है, कोशिका का इंपॉर्टेंस हमको समझ में आता है। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत मेंस का अगला 3 मार्कर क्वेश्चन। तो जनरली यदि कोई चीज आपको इस तरह के ब्रैकेट में मिलती है ना, तो आप तत्काल समझ जाना कि ये जो है ये कोशिका सिद्धांत, मतलब ये जो लिखे हुए अंदर के पॉइंट, ये 3 मार्कर के क्वेश्चन। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दी कि कोशिका सिद्धांत जो है, याद रखिएगा, स्लेडन और स्वान ने दी थी। ये स्वान है और ये है स्लेडन महोदय, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो निश्चित रूप में कोशिका सिद्धांत में क्या बात बोली गई है कि इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं, चाहे हम हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी के सभी भले सिंगल सेल से मिलकर बने, लेकिन सेल से मिलकर ही बनेंगे। मतलब सभी सजीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल कहलाती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी 5000 अरब सेल्स जब मिलेंगी तब हमारी बॉडी बनती है, और ये 5000 अरब सेल जब एक साथ फंक्शन करेंगे तब असल मायने में हमारी बॉडी फंक्शन करेगी। मतलब हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट जो है वो सेल कहलाती है। तो ये बात सबसे पहले जहां बोली गई वो सेल थ्योरी ही है। सभी सजीव का शरीर या तो एक कोशिका से या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गए, निश्चित रूप में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी सजीव है, लेकिन ये सजीवों के सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी सजीव है वो भले एक सेल से क्यों ना बना हो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन बना जरूर होगा। लेकिन इसी दौरान मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सभी सजीव या तो एक सेल से बने होंगे या मल्टीपल सेल से बने होंगे। यहां मल्टीपल सेल का मतलब है इंसान और प्लांट। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है।
इसलिए वायरस कभी भी सेल के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को हम एक कोषीय जीव नहीं कहते हैं, अकोषीय जीव कहते हैं। मतलब नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम काउंट करते हैं वायरस को। तो जो सेकंड नंबर का पॉइंट लिखा है, एक्सेप्शन है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सिंगल सेल या मल्टीपल सेल से मिलकर बने होंगे, ये बात वायरस पे लागू नहीं होती। तो जब भी आप सेल थ्योरी लिखें तो एक्सेप्शन में वायरस जरूर लिखें। इससे एग्जामिनर को काफी आसानी हो जाती है आपके आंसर को क्लिक करने में या सही करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सेल हो, चाहे वो हमारी सेल हो जिसे हम एनिमल सेल कहेंगे, कोई भी प्लांट सेल हो, निश्चित रूप में इन दोनों सेल के बीच में एक न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है। और न्यूक्लियस ही पूरी की पूरी सेल के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से यह सिस्टम सेल के अंदर पाया जाता है। तो सेल का असल मायने में जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है, जिसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, वो भी डेड सेल। अब इसके बाद जब हम चलते हैं आगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सेल थ्योरी और आप बता देते हैं, लेकिन यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहना है इतना कि कोशिका जो होती है उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमको सेल थ्योरी में मिली। सेल थ्योरी के जितने भी पॉइंट हैं, यदि उनमें लास्ट में ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया जाए जो बताया था रोडोल्फ विर्चाउ ने, कि कोई भी एक सेल जो डिवाइड होकर दो न्यू सेल या डॉटर सेल बनाती है, तो जो बनी हुई न्यू डॉटर सेल हैं वो वास्तविकता में पूर्ववर्ती सेल के डिवीजन से ही बनी है। मतलब एक लिवर सेल से मान लीजिए दो नई लिवर सेल बनी, तो ये दो नई लिवर सेल पहले लिवर सेल ही डिवाइड हुई होंगी, तभी तो दो नई लिवर सेल बनी। मतलब प्रत्येक नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के डिवीजन से बनती हैं। सिर्फ इतनी सी बात सेल थ्योरी में ऐड कर दी थी रोडोल्फ विर्चाउ ने और बना दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो आपसे कभी भी अगर कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो स्लेडन स्वान, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो रोडोल्फ विर्चाउ। और ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हर जो न्यूली सेल फॉर्म होती है वो शुरुआती जो सेल एग्जिस्ट करती है उसके डिवीजन से बनती है। तो ये चीज आपको याद रखनी। अब इसके बाद हम यदि चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव कौन है जिनका बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है? सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आता है, एनिमल भी आते हैं और निश्चित रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइड में कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पादप हैं, वो सभी के सभी प्लांट सेल से मिलकर बने होंगे। इसी तरह से इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं, जैसे हम भी निश्चित रूप में एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो हम भी बहुत सारी एनिमल सेल से मिलकर बने होंगे। मतलब मल्टीपल प्लांट सेल से प्लांट बना होगा और बहुत सारी जंतु कोशिकाओं से मिलकर जंतु बना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे कभी भी अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बतलाइए। अंतर तो बहुत सारा है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे 5 मार्कर में आता है, 11 मार्कर में भी दे सकता है। लेकिन यदि बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो मैं चाहता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से बने। तो आप सबसे पहले यहाँ एक सिंपल सी चीज देखिए कि आपको यहाँ 2 सेल दिख रही होंगी। निश्चित रूप में जो सेल आपको रेक्टेंगुलर दिख रही है, जो सेल आपको आयताकार संरचना में दिख रही है, बेटा जी यही है प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल आयताकार होती है। अगर आप प्लांट सेल को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप में इसमें हरा कलर आपको दिख रहा होगा। हरा कलर मतलब कलर पिगमेंट, और कलर पिगमेंट मतलब क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मतलब प्लास्टेड। तो ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि कलर पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के कारण इस दुनिया में जितनी भी प्लांट सेल हैं सब अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद बनाती हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर, स्वपोषण दर्शाती हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है तो कभी भी जब हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो हम हमेशा बाहर से अंदर की ओर स्टडी करते हैं। जब हम प्लांट सेल का
निश्चित रूप में स्ट्रक्चर देखते हैं बाहर से अंदर की ओर, तो प्लांट सेल का सबसे आउटर पार्ट जो होता है डेड पार्ट से मिलकर बनता है, और वो डेड पार्ट काफी मोटा स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, या उसे को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। मतलब प्लांट सेल का जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो ये आप हरे कलर में या ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं, यही दरअसल में सेल वॉल कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हम लोग जंतु हैं या बिल्ले हो गए, कुत्ती हो गए, है ना, और भी बहुत सारे जीव हो गए जिनको हम जानते हैं, तो ये सभी जंतु जो हैं और हम भी निश्चित रूप में, ये इनके अंदर यदि सेल देखी जाए तो ज्यादातर सेल आपको इस तरह से मिलेंगे, ओवल शेप स्ट्रक्चर, अंडाकार संरचना। तो यदि कभी हम एनिमल सेल का आउटर स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो याद रखिएगा, कभी भी सेल वॉल नहीं मिलती है। सेल वॉल दरअसल में बाह्य संरचना है निश्चित रूप में प्लांट सेल में, लेकिन कभी भी सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी एनिमल सेल में। एनिमल सेल का सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप सिंपल सी चीज याद रखेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये एनिमल सेल है और यदि ये है प्लांट सेल, तो मैं यहीं से क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं, एकदम बेसिक से, आगे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहते हैं? जिस तरह से हमारा शरीर 80 अंगों से मिलकर बनता है, इसी तरह से एक कोशिका कोशिकांगों से मिलकर बनती है, और उन्हीं कोशिकांगों को इंग्लिश में सेल ऑर्गन कहते हैं या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो अब आप खुद देखिए, ये एक सेल दिख रही है, इस सेल में जो बीच में स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एनिमल सेल में, मतलब जंतु कोशिका में, सबसे बड़ा कोशिकांग सेल के बिल्कुल ठीक बीचों बीच पाया जाता है, और उसी को हम केंद्रक कहते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं कि एनिमल सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन से हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जो आपको ये दिख रहे हैं बिंदु या दानेदार संरचना वाले, इनको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम वही सेल ऑर्गन है जिनको प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। पैलाडे ने इनकी खोज करी थी। 70s और 80s में राइबोसोम डिवाइड होते हैं। यही राइबोसोम जो हैं, ये एनिमल सेल में भी सबसे छोटा सेल ऑर्गन है, प्लांट सेल में भी सबसे छोटा सेल ऑर्गन भी दरअसल में यही राइबोसोम होते हैं। मतलब चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सबसे छोटा सेल ऑर्गन कौन सा होगा? राइबोसोम। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो आप तैयार रहिएगा इस बात के लिए। आपको कहना है कि एनिमल सेल के ठीक बीचों बीच में जो चीज सबसे ज्यादा, सबसे बड़े मात्रा में प्रेजेंट है, वो है न्यूक्लियस। लेकिन यदि आप प्लांट सेल में देखेंगे, ठीक बीचों बीच आपको लगभग 80% पोर्शन या 70% पोर्शन प्लांट सेल में खाली मिलेगा। इसे हम कहते हैं वैक्यूल। तो जो ये हम देख रहे हैं, ये दरअसल में वैक्यूल या हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। और आप देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस साइड में आपको दिख रहा है। तो पहले तो ये चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गन है वो प्लांट सेल में नहीं है। प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन वही है जो कलर पिगमेंट है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल दरअसल में प्लास्टिड या लवक के अंतर्गत आता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। अब इनके बारे में और भी बातें मैं आपको बताऊंगा, ये धीरे धीरे आगे जैसे मैं बताऊंगा आपको कि कभी भी आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, तो ये हो गए आपके सेंट्रोसोम और ये लाइसोसोम, ये हमेशा आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सेंट्रोसोम है और ये लाइसोसोम है। आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, लेकिन आपको प्लांट सेल में ना तो सेंट्रोसोम मिलेगा और याद रखिएगा ना लाइसोसोम मिलेगा। अब आती सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर कोई आपसे पूछे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस आप बताइए, जब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो सिमिलैरिटी हो सकती है आप बताइए, तो आपको इस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इस चित्र को बढ़िया तरीके से अपने माइंड में सेट करना है दोस्तों।
कैसे? सबसे पहले आप देखिए, ये आपको ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, निश्चित रूप में ये ओवल शेप स्ट्रक्चर ही कहलाता है एनिमल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा, ग्रीन कलर दिख रहा, मतलब कलर पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ये प्लांट सेल है, ऐसे कंफर्म कर लेते हैं। अगर ये नहीं करना तो सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है? निश्चित रूप में सेल वॉल होता है। सेल वॉल से प्लांट सेल में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। सेल वॉल कहां नहीं पाया जाता है? एनिमल सेल में नहीं होती है। तो ध्यान से सुनेगा मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं। जंतु कोशिका में, मतलब एनिमल सेल में, इस सेल की बात कर रहा हूं मैं, -ENT का मतलब होता है एब्सेंट, जो संरचना नहीं पाई जाती है। अच्छे से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो ये सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति नहीं होती। और दूसरी चीज, एनिमल सेल में यदि क्लोरोप्लास्ट होता तो हमको इतना दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होती। हम सूर्य प्रकाश के नीचे खड़े होते और फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बना लेते, और ये पूरी पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व ही शायद होता या नहीं होता, एक नई डिबेट इस पे शुरू हो जाती। तो दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर की ज्यादातर सेल कैसी हैं? एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, मतलब सबसे आउटर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, और दूसरी चीज क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और जो चीजें नहीं पाई जाती हैं जंतु कोशिका में, वही चीजें प्लांट सेल में आपको बड़े आराम से देखने को मिलेंगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट सेल में कौन से सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं? तो मैंने हल्का सा क्लू आपको प्रीवियस अभी स्लाइड में दिया था। अच्छे से देखिए, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, इनको कहते हैं लाइसोसोम, इनको स्वीपर ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसी तरह से सेंट्रोसोम वे स्ट्रक्चर होते हैं या वे सेल ऑर्गन होते हैं जिनकी खोज टी वावेरी ने की थी, और सेल डिवीजन में यही सेंट्रोसोम जो है वो मदद करते हैं। तो ये दोनों के दोनों संरचनाएं जिनके लास्ट में सोम सोम होता है, चाहे लाइसोसोम हो और अच्छे से देख लीजिए सेंट्रोसोम हो, हिंदी में इनको लाइसोसोम और निश्चित रूप में सेंट्रोसोम को तारककाय भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों इधर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए, ये लाइसोसोम आपको एनिमल सेल में देखने को मिल रहा है, और सेंट्रोसोम भी निश्चित रूप में आपको यहां देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें चित्र में ड्रॉ नहीं किया गया है। प्लांट सेल में कभी भी ये दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब दोनों सोम जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कोशिका का बेसिक यहां हो जाता है समाप्त। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो निश्चित रूप में कोई भी कोशिका, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जिन जिन सेल ऑर्गन से मिलकर बनेगी, उनके बारे में हमको 3-3 मार्कर में यदि कभी चीजें लिखने को आ गई या कभी पूछ लिया तो हमको चीजें बनना चाहिए। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं एक नए सेशन में, कि आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, आप सभी लोगों का स्वागत है, वार्म वेलकम सभी लोगों का। क्योंकि अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से हमारा शरीर, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी 80 ऑर्गन से मिलकर बनती है, जिस तरह से कोई भी प्लांट जो है रूट, स्टेम, बार्क, फ्लावर, फ्रूट से मिलकर बनता है, बिल्कुल उसी तरह से कोई भी सेल जो है जिन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनती है, जिन अवयवी घटकों से मिलकर बनती है, उन्हीं को तो हम सेल ऑर्गन कहते हैं, उन्हीं को तो हम कोशिकांग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक कोशिकांग के बारे में, और बड़े आराम से इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। क्या है कोशिका भित्ति? चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये दो सेल दिख रही होंगी, एक प्लांट सेल दिख रही होगी और एक एनिमल सेल दिख रही होगी। थोड़ा सा क्लू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया कि अगर आप प्लांट सेल में सबसे बाहर का स्ट्रक्चर यदि चेक करते हैं, जो काफी मोटा होता है, डेड पार्टिकल से मिलकर बनता है, सेल वॉल कहलाता है। याद रखेंगे कि प्लांट सेल का जो सबसे पहला स्तर होता है, या प्लांट सेल में जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है, वही दरअसल में सेल वॉल कहलाता है। अब ये जो सेल वॉल जो है, निश्चित रूप में ये किस में नहीं पाई जाती है बेटा जी? एनिमल सेल में तो नहीं पाई जाती, ये तो हम कंफर्म कर चुके। इसलिए एनिमल सेल में सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो है वो हम किसको मानते हैं? वो हम मानते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब सवाल पैदा ये होता है कि ये सेल वॉल जो है हिंदी में जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये करती क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है प्लांट सेल में, तो निश्चित रूप में उसी में फंक्शन परफॉर्म होगा। डबल एस इसका फंक्शन होता है, मतलब प्रोटेक्शन देगी और साथ ही साथ में सुरक्षा या सपोर्ट भी देगी, क्योंकि सबसे आउटर स्ट्रक्चर है। तो निश्चित रूप में कभी अगर आघात किया जाएगा प्लांट सेल पर, तो सबसे पहले उस आघात को कौन झेलेगा? यही सेल वॉल, जो कि डेड मटेरियल है, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। ये अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन सा है ये क्वेश्चन, कि यदि कोई हमारे पास में प्लांट सेल है या कोई भी प्लांट की सेल है, तो उसमें सेल वॉल किससे मिलकर बनता है? निश्चित रूप में सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। इसी तरह से यदि हमारे पास में जीवाणु हो, आपने सुना होगा जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है, तो जीवाणु भी यदि एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे आउटर स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है? याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड जो है उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, और साथ ही साथ में एक प्रोटीन भी है जिसको हम कह सकते हैं म्यूरेमिक एसिड भी बोल सकते हैं, इस तरह से। और कवक निश्चित रूप में एक कोशीय जीव है, तो कवक यदि एक कोशीय जीव है तो सबसे आउटर स्ट्रक्चर उसमें भी सेल वॉल होगा। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी कवकों में? काइटिन से। और आप याद रखिएगा, जो ये काइटिन है, ये प्रकृति में व्याप्त दूसरे नंबर का सबसे बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है, तो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक, वो सेलुलोज है। तो इस दुनिया में जितने भी प्लांट आपको दिखते हैं, निश्चित रूप में वो प्लांट जो हैं वो हायर लिविंग प्लांट होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे। अब ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, जिनमें फूल फल पत्तियां ये सारी चीजें होती हैं, वो उच्च स्तरीय पादप कहलाते हैं। और जितने भी प्लांट हैं निश्चित रूप में वो प्लांट सेल से मिलकर बने होंगे, और प्लांट सेल में सेल वॉल किससे मिलकर बनती? सेलुलोज से मिलकर बनती। तो बस आपको इतनी सी चीजें लिखनी है एकदम सिंपल तरीके से, कि कभी अगर क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल, तो बिल्कुल सिंपल कि प्लांट सेल का सबसे पहला लेयर होती है या सबसे बाह्य संरचना होती है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ये चीज भी जरूर मेंशन करिएगा। फिर प्रोटेक्शन और सपोर्ट इसका मेन फंक्शन होता है, इस तरह से। अब इसके जस्ट बाद में हम चलते हैं कोशिका झिल्ली की ओर। कोशिका झिल्ली का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे हम बात करें एनिमल सेल की, एनिमल सेल कैसी होती है? स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप एनिमल सेल में भी दरअसल में जो ये दिख रही है, यही दरअसल में सेल मेम्ब्रेन है। और यदि मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में पहला स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। मतलब कहने का है, चाहे एनिमल सेल हो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लांट सेल हो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगी। मतलब सभी कोशिकाओं में आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा देखने को मिलेगी। ये चीज आप सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो दो चीज से मिलकर बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज प्रोटीन और दूसरी चीज है वसा। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि एक सेल के लिए राइबोसोम की फंक्शनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण करता है। तो सेल में प्रोटीन की जरूरत कहां है? अच्छे से देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दो चीज से मिलकर बनती है, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्य क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली और सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये परमिएबल नेचर की, सेमी परमिएबल नेचर की होती है, अर्धपारगम्य होती है। और जो सेल वॉल होती है वो 100% परमिएबल नेचर की होती है, 100% पारगम्य नेचर की होती है। मतलब कोशिका भित्ति के अंदर कोई पदार्थ आए कोई पदार्थ जाए, कोशिका भित्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये चीजों को सिलेक्ट करती है कि कौन इन एंड कौन आउट, इसलिए चयनात्मक पारगम्य होती है अपनी कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक चीज तो आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए कोई सेल है
कोई भी सेल है, चाहे एनिमल सेल हो और चाहे प्लांट सेल हो। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन के फोल्ड ही है दरअसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब बाह्य केंद्र की झिल्ली ही दरअसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दरअसल में जंतु कोशिका का कंकाल तंत्र तैयार करते हैं। याद रखिएगा, जैसे हमारे शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? हमारे शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं 206 हड्डियां। बिल्कुल उसी तरह से एक जो कोशिका होती है बेटा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। जंतु कोशिका में मैकेनिकल सपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो सपोर्ट देने का काम है वो सेल वॉल ने अपने जिम्मे ले रखा है। तो जंतु कोशिका का कंकाल तंत्र होता है दरअसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एनिमल सेल में एंडोस्केलेटन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है, जबकि प्लांट सेल का जो स्केलेटन सिस्टम है वो सेल वॉल के कारण ड्रॉ होता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? राइबोसोम को जगह देते हैं ताकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सके। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर परमानेंट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो यदि राइबोसोम है उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसे ही हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर नहीं है, तो निश्चित रूप में इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके डिस्कवरर का नाम है कोलेमन, पोर्टर एंड क्लाउड। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को समझानी है। राइबोसोम जो है, चाहे एनिमल सेल हो और चाहे प्लांट सेल हो, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सबसे छोटा कोशिकांग यही है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन यही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसे कहते क्या है? मुझे नहीं लगता ये लाइन साइड की स्टूडेंट से ना बने, सब इससे फेमिलियर है। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण होता है इस सेल ऑर्गन में। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये बात, जैसे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से किसी भी सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन कंपलसरी है, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए है। तो प्रोटीन जो बनाने की जवाबदारी है सेल के अंदर न्यूक्लियस ने राइबोसोम को दे रखी। याद रखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अब जो राइबोसोम है ये वास्तविकता में किससे मिलकर बनते हैं? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है, याद रखिएगा, यह प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। आप खुद यहां देखिए, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के साथ में इस बार लिपिड से नहीं, एक एसिड से मिलकर बनते हैं जिसको हम कहते हैं आरएनए। अरे भाई, आरएनए दरअसल में एक तरह का एसिड ही तो है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, इस वजह से एसिड है आरएनए। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद है उपस्थिति। राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? तो जनरली राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इसी वजह से तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेचारे दो प्रकार के हो जाते हैं, स्मूथ वाले और रफ वाले, खुरदुरी सतह वाले और निश्चित रूप में चिकनी सतह वाले। अब कार्य क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन के जरिए सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो राइबोसोम के ऊपर दरअसल में पूरी की पूरी जवाबदारी डाल दी गई है, भैया कोशिका की वृद्धि और विकास प्रोटीन से ही होगी और भाई तुमको ही दरअसल में प्रोटीन संश्लेषण करना है सेल के लिए। ये चीज है। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, शायद आपने कोशिका के अंदर, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर निश्चित रूप में राइबोसोम, और ये एक संरचना दिख रही है।
यही है गोल्जी बॉडी, इसी को कहते हैं गोल्जी कॉय। सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने दरअसल में इनको देखा था, इस स्ट्रक्चर को देखा था, इसलिए नाम पड़ गया था इनका गोल्जी बॉडी, इनको गोल्जी कॉय कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को समझानी थी, यदि आप एनिमल सेल के अंदर देखेंगे तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी कहते हैं, लेकिन यदि प्लांट सेल में हो गोल्जी बॉडी, फिर वहां पर इसका स्पेशल एक नाम है जिसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। कहने का सिंपल सा मतलब है कि एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी होता है, प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडी होता है, लेकिन नाम हो जाता है डिक्टियोसोम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आता है कार्य। गोल्जी बॉडी का कार्य आपसे हमेशा पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आप एक बात अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए, गोल्जी बॉडी का काम है सिक्रीशन करना, गोल्जी बॉडी का काम है स्त्रावण करना। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को लगातार अपने शरीर के अंदर से निकालते रहते हैं। और यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, और सेलुलोज के निर्माण में भी निश्चित रूप में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा यूज होता है या लगता है, या सेल में जहां पर भी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, निश्चित रूप में गोल्जी बॉडी ही दरअसल में कार्बोहाइड्रेट बना बनाकर सेल को प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट का उत्सर्जन ये स्ट्रक्चर करता है। प्रोटीन किसने बनाया? राइबोसोम ने बनाया। अब आती सबसे काम की बात, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बहुत गौर से स्ट्रक्चर देख रहे होंगे गोल्जी बॉडी का, तो गोल्जी बॉडी अपने अंदर से कुछ इस तरह की संरचनाएं निकालती हैं जिनको हम कहते हैं खाली गोले। और ये खाली गोले यदि आप काट कर देखोगे तो उनमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ हवा ही भरी होती है। तो यदि खाली गोले जो गोल्जी बॉडी निकालता है उनको इंग्लिश में हम कहते हैं वेसाइकल। अगर कभी वेसाइकल के अंदर कुछ एंजाइम भर जाएं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो फिर वो खाली गोले या वेसाइकल वेसाइकल नहीं रहे, वो एक ऐसे सेल ऑर्गन में तब्दील हो चुके हैं जिनसे आप कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन भी कर सकते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में यदि एक साथ वो रफ्चर होते हैं तो सेल भी समाप्त हो सकती है। मतलब मैं कहने का ये चाहता हूं कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी की मदद से ही बनते हैं। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की हेल्प से ही होता है। गोल्जी बॉडी निकालते तो हैं खाली गोले या वेसाइकल, क्योंकि वो लगातार सिक्रीट करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं खाली गोले या वेसाइकल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर गए तो लीजिए फिर बन गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के निर्माण में भी दरअसल में ये सहायक। अब इसके जस्ट बाद ये दो सेल ऑर्गन हैं अगले हमारे, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। कभी भी अगर इनके बारे में बेटा यदि लिखने को आए तो सबसे पहले हमको ये स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने ऑलरेडी टॉप में लिख कर दिया है। प्लांट सेल में आपको ना तो लाइसोसोम देखने को मिलेगा ना सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताई ये बात कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों स्ट्रक्चर सोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, हमेशा एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं। निश्चित रूप में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये दोनों के दोनों एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल में कभी भी आपको ये दोनों के दोनों सेल ऑर्गन अर्थात कोशिकांग देखने को नहीं मिलेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है, कभी भी मेंस में यदि आपसे लाइसोसोम पूछे या कभी भी मेंस में आपसे सेंट्रोसोम पूछे तो सबसे पहले आप इसी लाइन को डिनोट करेंगे या इसी लाइन को सबसे पहले मेंशन करेंगे कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गन जो है निश्चित रूप में है लाइसोसोम। हालांकि लाइसोसोम के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या के थैले कहा जाता है। लेकिन इसी जानकारी में आप एक और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर लीजिए कि जिस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है उसी लाइसोसोम को स्वीपर ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका के सफाई कर्मचारी की संज्ञा दी जाती है। कोशिका में बहुत से कोशिकांग जो लगातार अपना काम करते हैं, निश्चित रूप में टूट फूट होगी, सेल ऑर्गन में निश्चित रूप में टूट फूट होगी।
तो टूट फूट होने के बाद में बहुत सा वेस्टेज जमा हो जाएगा, और जब बहुत सा वेस्टेज जमा हो जाएगा अंगों की टूट फूट से, तो न्यूक्लियस आदेशित करेगा कुछ पर्टिकुलर लाइसोसोम को कि जो वो बेस है, बेस्ड है न्यूक्लियस के आसपास, या निश्चित रूप में सेल के अंदर जो कचरा जमा हो गया है उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर दो, उसको जाकर समाप्त कर दो। तो इस तरह से लाइसोसोम सेल की साफ सफाई में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको कोशिका का सफाई कर्मचारी कहते हैं। परंतु जब आपको चोट लगती है, जब आपको कोई दूसरी दिक्कत और परेशानी होती है, तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो जरूरत से ज्यादा यदि फट जाएं, तो निश्चित रूप में लाइसोसोम के अंदर की चीज बाहर आ जाती है, उन्हें कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसीलिए सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, इनको कहते हैं आत्महत्या के थैले। अब चलते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ओर कि लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम एक ऐसे कोशिकांग हैं जो निश्चित रूप में एक झिल्ली युक्त संरचना वाले हैं। लाइसोसोम की खोज जो है वो क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी। हालांकि कुछ लोकल किताबों में उनका नाम क्रिश्चियन डी डुबे भी बताया जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि लाइसोसोम जिस वजह से कोशिका की साफ सफाई कर पाते हैं, लाइसोसोम को जिस वजह से आत्महत्या के थैले कहते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम को इंपॉर्टेंट बनाते हैं सेल के अंदर। और कल हमने पढ़ा था एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कैमिलियो गोल्जी ने दरअसल में लाइसोसोम की खोज करी थी। तो लाइसोसोम की खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी थी, ये पढ़ा था क्या हमने? बिल्कुल ना। हमने कल पढ़ा था कि कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी खोजे थे, और गोल्जी बॉडी लगातार अपने अंदर से खाली गोले निकालते रहते हैं, और उन्हीं खाली गोले मतलब वेसाइकल में यदि हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर जाए तो वो खाली गोले फिर खाली गोले वेसाइकल ना होकर बन जाते हैं लाइसोसोम। कहने का मतलब यहाँ ये है कि लाइसोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगली चीज है सेंट्रोसोम। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल हुआ कि सेंट्रोसोम जो कोशिकांग है या सेल ऑर्गन है, ये हमेशा एनिमल सेल में ही आपको देखने को मिलेंगे। कई बार इनका नंबर संख्या में एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेंट्रोसोम चाहे एक हो और चाहे दो हो, काम एक ही करेंगे, सेल डिवीजन। कहने का सीधा सा मतलब है कि सेंट्रोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन होता है। कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम मदद करते हैं। अब उससे भी महत्वपूर्ण चीज, ये सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस के पास एक चमकदार या लाइटनिंग जो एरिया होता है या रीजन होता है, इसको सबसे पहली बार जिसने खोजा या डिस्कवर किया वो कोई और नहीं बल्कि है टी वॉवेरी। तो याद रखिएगा ये चीज, लाइसोसोम को डी डुबे ने खोजा है और सेंट्रोसोम को टी वावेरी ने खोजा है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात, हमारा शरीर 5000 अरब सेल्स से यदि मिलकर बनता है, तो ठीक उसी तरह से एक सेंट्रोसोम 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ही आपस में मिलकर दरअसल में सेंट्रोसोम की संरचना बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम का जो रियल फंक्शन है सेल डिवीजन, असल मायने में वो फंक्शन किसका है? जिनसे मिलकर सेंट्रोसोम बनते हैं, अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये सफिशिएंट 3 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप में मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा भी चीजें और नहीं लिखी जा सकती, बिल्कुल लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मोर देन एनफ, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्योंकि हमको आंसर अपना इनपुट 1 से 2 लाइनों में करना है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की ओर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। याद रखिएगा, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन का मतलब है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। जैसे आपने कुछ कॉलेजेस में ऐसा सुना होगा कि कुछ शासकीय कॉलेज होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऑटोनोमस कॉलेज। अब ये ऑटोनोमस कॉलेज क्या होते हैं? निश्चित रूप से इनके बारे में आपको पता है। तो जिस तरह से ऑटोनोमस कॉलेज की फंक्शनिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये जो 2 सेल ऑर्गन दिख रहे हैं, या जो 2 सेल ऑर्गन जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इनको हम कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग।
मतलब हैं तो कोशिकांग, लेकिन नेचर ने इनको थोड़ा सा मौका नहीं दिया इन कोशिकांगों को, नहीं तो ये खुद सेल बनने की कैपेबिलिटी रख सकते थे। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग जो हैं इनके दो उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा उदाहरण है हरित लवक जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब चलिए चित्र में चलते हैं, जरा देख लेते हैं। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। एनिमल सेल में ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एनिमल सेल में पाया ही नहीं जाता है। लेकिन यदि हम चलते हैं प्लांट सेल की ओर, तो प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है और निश्चित रूप में दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब सवाल पैदा होता है कि यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या ऑटोनोमस सेल ऑर्गन या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन क्या कहलाते हैं? तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स उनको कहते हैं जिनके पास में अपना खुद का डीएनए होता है, जिनके पास में अपना खुद का आरएनए होता है, जिनके पास में अपने खुद के एंजाइम होते हैं। एक सेल होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट इन दो सेल ऑर्गन के पास में पहले से मौजूद है। इसीलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने कभी न कभी पढ़ा होगा श्वसन के या रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। एक को कहते हैं ऑक्सी श्वसन और दूसरे को कहते हैं अनाक्सी श्वसन। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो हमको एनर्जी देता है वो भी एटीपी के फॉर्म में, जैसे एनर्जी क्वाइन या निश्चित रूप में ऊर्जा सिक्का कहा जाता है। असल मायने में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को एनर्जी दे पाता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, कोशिकीय श्वसन के थ्रू या ऑक्सी श्वसन के थ्रू। तो श्वसन प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन साइट कहते हैं। अब चलते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ओर। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में जितने भी निश्चित रूप में आपको दिखेंगे सेल ऑर्गन, उनमें सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गन है, सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट ही होता है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जरा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनकी खोज सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने करी थी, आप खुद देखिए, उनका नाम है कॉलेकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जिसने करी है, नाम क्या है उनका? कॉलेकर। तो लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि कॉलेकर ने डिस्कवरी करी है, बाद में एक साइंटिस्ट आता है उसका नाम है वेंडा। वेंडा ने दरअसल में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम से सबसे पहली बार संबोधित किया था। और वेंडा ने ही हमको सबसे पहली बार बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा जी, वो दुई झिल्ली युक्त संरचना वाला सेल ऑर्गन है। मतलब डबल मेम्ब्रेनस, इसमें जो मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। और डबल मेम्ब्रेन में जो ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। और इंटरनल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ कुछ ऐसे फोल्ड बनाती है, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहे होंगे, ये येलो कलर में दिख रहे होंगे। ये अंदर की तरफ ये इस तरह के फोल्ड बन रहे हैं। ये अंदर की तरफ जो फोल्ड बनते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम क्रिस्टी। तो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल फोल्ड इनर मेम्ब्रेन के यही क्रिस्टी कहलाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा वो स्ट्रक्चर है जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है। और इन्हीं क्रिस्टी में F1 कण पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब ये क्या है रेस्पिरेशन प्रोसेस? तो आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बड़े आराम से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये ऑक्सी श्वसन क्या कहलाता है? आप लोग स्टार्च खाते हैं, स्टार्च खाने पर स्टार्च आपके शरीर के अंदर जाता है और किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। तो जो ग्लूकोज भोज्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। वहां पहले से ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन जो है ये फूड मटेरियल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, इसका ऑक्सीकरण करेगी और CO2
और वाटर जैसे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फॉर्म होंगे, और CO2 जो है ये इनहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा, और वाटर जो है यूरिन के जरिए या स्वेट के जरिए शरीर से बाहर आ जाएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं श्वसन में दो प्रकारों में ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप ही आपको एनर्जी मिलती है, जो आप बचपन से पढ़ते हैं 38 ATP या 673 किलो कैलोरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर? यदि कोई अब आपसे पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर इसलिए कहते हैं क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को उत्पादित करता है। अब इसके बाद हम एक ऐसे सेल ऑर्गन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाने वाला कोशिकांग है। और प्लांट सेल में जितने भी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट ही कहलाता है। तो क्या है क्लोरोप्लास्ट? यदि आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, कोई भी जो प्लांट सेल होती है, कोई भी जो पादप कोशिका है, उसमें लवक पाए जाते हैं। लवक का मतलब होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक होते हैं आवरणी लवक, दूसरे होते हैं वर्णी लवक, और तीसरे होते हैं हरित लवक। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। हरित लवक जो है ये जनरली प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पोर्शन प्लांट का ग्रीन होगा ये वहीं पाए जाएंगे। तो प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रीनिश पोर्शन होती है लीफ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहीं संपन्न होती है क्योंकि ग्रीनी पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल या हरित लवक जो है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है वर्णी लवक। वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब है, जैसा आपने जनरली देखा होगा, कैरोटिन और कैरोटिनाइड। ये कैरोटिन और कैरोटिनाइड ये दरअसल में वर्णी लवक के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि फलों को या फूलों को कलर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं आवरणी लवक। और आवरणी लवक दरअसल में वे लवक होते हैं जो कि धान में, जो कि गेहूं में, जो कि मक्का में, मतलब जो भी खाद्यान्न या जो भी फूड मटेरियल में स्टार्च होता है उसमें आवरणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब इसी कैटेगरी में यदि मैं बात करूं कि प्लास्टिड जो है, मतलब लवक जो है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? हरित लवक। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे का फूड मटेरियल बनाने की ताकत जिन लवक में या जिन प्लास्टिड में है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है ग्रीनिश पार्ट में प्लांट के। अब ये क्या होती है फोटोसिंथेसिस? ये आप बचपन से पढ़ते हैं कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और निश्चित रूप में प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर मिलता है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है, निश्चित रूप में ग्रीनिश पार्ट में संपन्न होगी क्योंकि वहीं वो लवक पाए जाते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और फाइनल में जो फूड मटेरियल प्लांट के लिए बनता है, आप उसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे स्टार्च कहा जाता है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में स्टार्च बनता है तो आप निहायती रूप में गलत हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आप अच्छे से देख लीजिए कि पौधे जिस भोज्य पदार्थ को निर्मित करते हैं वो स्टार्च नहीं है, दरअसल में वो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आने वाला ग्लूकोज है, साथ ही साथ में वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप खुद देखिए, पौधों को जिस गैस की जरूरत नहीं होती उसे पौधे शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं और उसे ही हम ऑक्सीजन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है
नाइट रिएक्शन। अब ये नाइट रिएक्शन और नाइट रिएक्शन क्या है, ये थोड़ा सा डीपली नॉलेज हो जाएगा, इसको हम अभी यहीं तक कंसाइज करते चलते हैं अगले पार्ट की ओर या अगले महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन के पास में। अब आती है, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, इन दोनों सेल में न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला होगा, दुई झिल्ली युक्त संरचना वाला होगा न्यूक्लियस। और यदि किसी सेल में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला है, इसका मतलब वो सेल वेल डेवलप सेल हैं, सुविकसित कोशिकाएं हैं। मतलब कोशिकाएं सुविकसित तब होती हैं जब न्यूक्लियस दुई झिल्ली युक्त संरचना वाला या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला होता है। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि यदि केंद्रक, जैसे कि केंद्रक है, केंद्रक यदि द्वि झिल्ली युक्त संरचना वाला है, तो द्वि झिल्ली युक्त संरचना वाला जो केंद्रक है, याद रखिएगा ये प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है और ये एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। और जिन सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस पाया जाएगा, वे कोशिकाएं सुविकसित कोशिकाएं होंगी, वेल मैच्योर कोशिकाएं होंगी। और उन सुविकसित कोशिकाओं को या वेल डेवलप कोशिकाओं को बायोलॉजी में एक वर्ड बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वे सेल हैं जिनका उदाहरण प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला होता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जितने भी सेल ऑर्गन हैं उनमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस ही है। प्लांट सेल में जितने भी सबसे बड़े सेल ऑर्गन हैं उनमें सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट ही है, जो एक तरह का प्लास्टिड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस उसके बिना संपन्न हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है एनिमल सेल में मतलब हम में, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, मतलब जितने भी एनिमल किंगडम के अंतर्गत जीव आते हैं उन सभी में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन न्यूक्लियस ही होता है। और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट हुक ने बिल्कुल नहीं की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, वो भी सबसे पहली सेल जो डेड सेल थी, याद रखिएगा कॉर्क। रॉबर्ट ब्राउन ने दरअसल में न्यूक्लियस की खोज करी थी। और इसके बाद केंद्रक जो है दुई झिल्ली से मिलकर बनी संरचना, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो है ये इंटरनल मेम्ब्रेन है और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है। तो कहने का सीधा सा मतलब है बेटा जी कि केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली है, इसी के फोल्ड बहुत सारे होकर बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे हमेशा होते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। मतलब यदि किसी सेल के पास में डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस नहीं है तो 100% एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो राइबोसोम उसकी सरफेस के ऊपर होंगे नहीं। क्या आपको ऐसी कोई कोशिका पता है जिसके पास न तो न्यूक्लियस हो, न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, न तो राइबोसोम हो? तो यदि आप लोग आरबीसी को सही ठहरा रहे हैं या आपका आंसर आरबीसी है तो आप लोग एकदम सही हैं। आरबीसी देयर इज ओनली अ सिंगल सेल जिसके पास न तो न्यूक्लियस है, न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ना तो राइबोसोम। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि केंद्रक जो है दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन हैं सब अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन करते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो हर सेल ऑर्गन अपना काम सेल के अंदर इसलिए कर पाते हैं सही तरीके से, क्योंकि सेल का माइंड या सेल का जो ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो दरअसल में सेल के सभी सेल ऑर्गन पे बराबर कंट्रोल रखता है। मतलब कोशिका की सारी गतिविधियों पर कंट्रोलिंग रखता है वास्तविकता में कौन? याद रखिएगा न्यूक्लियस। इसीलिए सेल के अंदर न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं।
मतलब कहने का सिंपल सी चीज है कि जो न्यूक्लियस है बेटा जी, उसको हम कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ये चीज, या मैनेजर ऑफ द सेल। युवराज जय हिंद बेटा जी, रितु जय हिंद बेटा जी। तो सभी लोग आ जाएं जल्दी से। तो लगातार हम साइंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप में अब हम लगातार रेगुलर लाइव में ही मिलेंगे और लगातार मैं आपको इसी से जरिए प्रैक्टिस कराता चलूंगा। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब सुविकसित कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब अल्प विकसित कोशिकाएं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, ध्यान से सुनिएगा, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर निश्चित रूप में न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस यदि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला है, दुई झिल्ली युक्त संरचना वाला है, तो फिर ऐसी कोशिकाएं सुविकसित कोशिकाएं कहलाती हैं। और ऐसा केंद्रक जिसमें दुई झिल्ली युक्त संरचना है, सुविकसित केंद्रक कहलाता है। अब इसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो बहुत अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल में आते हैं दरअसल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब BGA, या जिनको हम हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। तो यदि कभी आपने बैक्टीरिया को देखा होगा तो आप पाएंगे, जैसे कि अगले चित्र में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, कि आपने कभी भी यदि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा होगा तो बैक्टीरिया सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय संरचना है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए न्यूक्लियस कहाँ है, तब आप बोलेंगे सर हमको तो न्यूक्लियस कहीं दिख ही नहीं रहा है। बस ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस यदि नहीं है, तो न्यूक्लियस वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, द्वि झिल्ली युक्त संरचना से मिलकर बनता है। यदि न्यूक्लियस नहीं है तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी नहीं है। बस ऐसी कोशिकाएं जिनमें अल्प विकसित केंद्रक या स्पष्ट न्यूक्लियस ना पाया जाए, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस हो ही ना, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, पहली चीज। तो जैसे बैक्टीरियल सेल में आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको गोल्जी बॉडी नहीं दिखेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको लाइसोसोम नहीं दिखेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको बहुत से महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन नहीं दिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत से जो सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन हैं वो एब्सेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लियस भी ना हो और बहुत से सेल ऑर्गन भी जो हों एब्सेंट हो। शुरुआत में जो कोशिकाएं सबसे ज्यादा प्रकृति में वर्चस्व में थी, याद रखिएगा ये यही कोशिकाएं थी। मतलब बैक्टीरिया जैसी सिंगल सेल ही नेचर के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में थी। फिर धीरे धीरे सेल्स ने अपने आप को बेहतर किया और फिर निश्चित रूप में इन सेल से आज के समय की जो सेल बेहतर हो पाई वही है यूकैरियोटिक सेल। मतलब शुरुआत में इन्हीं सेल का बोलबाला था। इनको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, इनको आदिम कोशिकाएं भी कहते हैं। इनको प्रोकैरियोटिक, मतलब जब जीवन की स्टार्टिंग हो रही थी तब प्रोकैरियोटिक सेल का ही बोलबाला था, जो कि इमेच्योर थी क्योंकि न्यूक्लियस नहीं था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन भी नहीं थे। और फिर एग्जाम्पल हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या बताया मैंने आपको, कि जो एल्गी हैं मतलब जो शैवाल हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये निश्चित रूप में इनके एग्जाम्पल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे हैं जिनमें सेल डिवीजन बहुत तेज होता है और इसका कारण है असूत्री विभाजन। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन काफी स्लो होता है, क्योंकि यह तो समसूत्री विभाजन होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आपको मैंने ये चीज इसलिए यहां समझाने की कोशिश की है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट अंतर कीजिए। तो यूकैरियोटिक में मुझे जो मेन चीज बतानी थी कि डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होगा, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होगा, साथ ही साथ में अंदर जो है सेल ऑर्गन होंगे,
सिंगल मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं। अगर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है तो सेल जो है पूरी तरह से वेल मैच्योर है। और सबसे लास्ट में प्लांट सेल और एनिमल सेल इसके एग्जांपल है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि न्यूक्लियस के अंदर, मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर यदि आप झांक कर देखते हैं तो आपको एक छोटी सी गोलाकार संरचना दिखती है। और ये छोटी सी गोलाकार संरचना बहुत काम की है। इसी को कहते हैं दरअसल में न्यूक्लियोलस। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रिका। फॉन्टाना नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और गोलाकार संरचना, या न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस जो है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं और इसी के अंदर आरएनए पाया जाता है। और ये दोनों के दोनों, आरएनए और राइबोसोम, दोनों के दोनों प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब जिन सेल में, या जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती हैं, उन सेल में न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका थोड़े से बड़े साइज में होती है। और जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाती, जैसे मैंने आपको बताया था आरबीसी, उनमें निश्चित रूप में न्यूक्लियोलस नहीं होता है या काफी कम साइज होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रिका या न्यूक्लियोलस की खोज फॉन्टाना ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम और आरएनए पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो सबसे अहम है, सबसे अहम चीज है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे और अब हम समझेंगे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेल चैप्टर के अंतर्गत न्यूक्लियस के अंदर और क्या पाया जाता है, आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम। मैं बोलूंगा कि क्रोमोसोम किन से मिलकर बनते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि सर डीएनए से, जो एक तरह के न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए किससे मिलकर बनता है, तो कहीं ना कहीं फाइनल में आपका जवाब होगा जीन। अच्छे से सुनिएगा, ये तीन वर्ड जो मैंने बोले, तो फर्स्ट वन क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, दूसरा डीएनए और तीसरा जीन। साइंस की जिस ब्रांच में हम इन तीनों के बारे में स्पेशल स्टडी करते हैं उसे ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब जेनेटिक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का साइंस है, या न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें होती हैं, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, इनके बारे में स्टडी करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। लेकिन जब हम जेनेटिक्स को बेसिक से पढ़ते हैं तो हमको इस तरह से पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे। तो चलिए जरा जानते हैं अगला मींस का 3 मार्कर क्वेश्चन, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मतलब अनुवांशिकी किसे कहते हैं, वंशागति किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। निश्चित रूप में हम सबको पैदा किसने किया है, माता पिता ने। तो यदि माता पिता फर्स्ट जनरेशन है, तो हम लोग जो उत्पन्न हुए हैं अर्थात संतान या डॉटर या सन, निश्चित रूप में हम हुए सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन का जो ओरिजिन हुआ है वो फर्स्ट जनरेशन से हुआ है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब मैं आपसे एक नॉर्मल सी चीज पूछता हूं, माता पिता से संतान में एक फायदे का सौदा आता है और एक घाटे की चीज आती है। ध्यान से सुनिएगा, माता पिता से संतान में जो फायदे की चीज आती है उसे कहते हैं हम जेनेटिक कैरेक्टर्स, और माता पिता से संतान में जो घाटे की चीज आती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसीजेस। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक डिसीजेस, मींस के अगले 3 मार्कर क्वेश्चन। आनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं, थोड़ी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपकी हाइट, आपका वजन मतलब वेट, आपकी आंखों का कलर, आपके बाल, आपके बोलने का एक्सेंट, आपके वेशभूषा या आपका दरअसल में चेहरा, ये सभी के सभी चीजें आनुवांशिक लक्षण में आती हैं। इन्हीं को जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। और निश्चित रूप में ये जो चीजें हैं ये आपके माता पिता से आप में आती हैं, इसलिए कुछ कुछ मात्रा में आप अपने फादर और मदर की कॉपी हैं, ट्रू कॉपी नहीं है। जेनेटिक कैरेक्टर के आधार पर ही दरअसल में ये चीज क्लियर हो पाई।
कि आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके फादर मदर से थोड़े थोड़े से मैच आते हैं। हो सकता है आपकी हाइट, हो सकता है आपका वेट, हो सकता है आंखों का कलर, ये सारी चीजें, ये तो फायदे की चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, साइंस की जिस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, माता पिता से संतान में दोनों चीजें आती हैं, आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक रोग, लेकिन माता पिता से संतान में यदि आते हैं आनुवांशिक लक्षण, सिर्फ हम उन्हीं के बारे में पढ़ें, इसे कहेंगे हेरिडिटी, मतलब वंशागति। तो वंशागति में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि माता पिता से संतान में यदि आते हैं आनुवांशिक रोग, इनकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। मतलब कहने का है कि जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है, या बायोलॉजी के अंतर्गत ही जेनेटिक्स आती है, जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर प्लस जेनेटिक डिसीज, इन दोनों की स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, माता पिता से संतान में आनुवांशिक लक्षण लाता कौन है? माता पिता से संतान में आनुवांशिक रोग लाता कौन है? क्योंकि आप सबको अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये चीज जरूर पता होगी, स्पर्म और ओवम ये दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट बनता है, 46 सेल बनी जाइगोट में, जाइगोट डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस का डेवलपमेंट होगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपकी उत्पत्ति स्पर्म के अंदर के 23 क्रोमोसोम से हुई है, और ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनसे दरअसल में आपका ओरिजिन हुआ है। अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, साइंस की जिस ब्रांच में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जेनेटिक्स के बारे में बेसिकली हम आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जेनेटिक्स में जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक डिसीज दोनों को पढ़ते और दोनों को समझते हैं। लेकिन जेनेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम जेनेटिक कैरेक्टर पर यदि हम डिस्कस करें, सिर्फ आनुवांशिक लक्षणों पर बात करें, तो हम हेरिडिटी या वंशागति पे बात कर रहे हैं। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जेनेटिक्स चैप्टर में असल मायने में किस पे स्टडी की जाती है। तो जेनेटिक्स चैप्टर में स्पेशली हम इन 3 चीजों पे स्टडी करते हैं। नंबर 1 क्रोमोसोम, सेकेंड नंबर डीएनए, और थर्ड नंबर पे जीन। अब आप इसको समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से क्रोमोसोम का चित्र आपको दिख रहा होगा। एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46। हमारे शरीर में क्रोमोसोम का नंबर 46 है। क्रोमोसोम किन से मिलकर बनते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर क्रोमोसोम 2 चीज से मिलकर बनते हैं। तो फर्स्ट वन इज एसिड, और उस एसिड का नाम आप देख रहे हैं, ये है डीएनए। अरे भाई डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम एक एसिड से मिलकर बनते हैं जिसका नाम है डीएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब बोलने वाला हूं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर सिंगल सेलुलर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो जैसे ये हमारा एक गुणसूत्र है, तो हमारे गुणसूत्र 2 चीज से मिलकर बनेंगे, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से। तो अभी हिस्टोन प्रोटीन को हम साइड में रख रहे हैं, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, और क्रोमोसोम में ये जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डीएनए। मतलब गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए से मिलकर बनते हैं। लेकिन डीएनए में भी यदि आप बहुत गौर से देखो, तो डीएनए के कुछ टुकड़े जो हैं, जो विशेष कार्यों को संपादित करते हैं, अभी मैं बताता हूं कि कौन से स्पेसिफिक फंक्शन के लिए दरअसल में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दरअसल में ये आपको दिख तो रहा है डीएनए, लेकिन वास्तविकता में बहुत से जीन हैं जो रियल मायने में मिलकर डीएनए को बनाते हैं। जैसे हमारी शरीर में बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर हमारी बॉडी बनाती हैं, असल मायने में बहुत से जीन आपस में मिलते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि जेनेटिक्स में करते क्या है, तो जेनेटिक्स में बेसिकली इन 3 चीजों की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर में सबसे लास्ट में क्या है? आंसर है जीन। तो जेनेटिक्स की सिंगल यूनिट, आनुवांशिकता की 1 लाख इकाई
जीन को कहा जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये जीन जो है वो डीएनए के खंड हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, लेकिन आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों को निर्धारित करते हैं। मतलब आपके फादर के पास भी हाइट है और आपके मदर के पास भी हाइट है, आपकी हाइट या तो फादर के हाइट के जैसी होगी या मदर के हाइट के जैसी होगी, ये डिसाइड किया जीन ने। आपके फादर की आंखों का कलर या मदर की आंखों का कलर कुछ न कुछ होगा। आपकी आंखों का कलर आपके पापा या मम्मी की आंखों के कलर के जैसा है यदि, तो निश्चित रूप में जिसकी आंखों के कलर जैसा है उसके जीन ने आपके शरीर में इन्फ्लुएंस डाली है। तो कहने का मतलब है आनुवांशिक लक्षणों को और आनुवांशिक रोगों को जीन ही निर्धारित करते हैं। इसलिए हम जीन के लिए वर्ड यूज करते हैं डीएनए के फंक्शनल फ्रेगमेंट, कि जीन डीएनए के फ्रेगमेंट तो हैं लेकिन ये जिस काम को करते हैं वो या तो जेनेटिक कैरेक्टर को या जेनेटिक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। धीरे धीरे खैर ये चीजें थोड़ी कठिन हैं, इनको मैं बड़े आराम से समझाऊंगा। तो अब जो बात है ये सबसे अहम चीज है, और सबसे अहम चीज का मतलब है कि निश्चित रूप में अगर आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। और बायोटेक्नोलॉजी में आपको बड़े बड़े वर्ड, जब हम स्टेम सेल पढ़ेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज कर रहे हैं।